हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि मैं आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर में पूछे गए स्टैटिक जीके का सीरीज चला रहा हूं और ये आज आप लोग का 14वां दिन है। आज सुबह भी 9 बजे क्लास हुआ था और आज से आप लोग के क्लास का टाइम चेंज हो चुका है। जो सुबह 9 बजे होता था आज से वो शाम को 8 बजे होगा। तो ये टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये सीरीज आप लोग को आने वाले सभी एग्जाम्स में काफ़ी सहायता करेगा। तो इसे अटेंड कीजिए अच्छे से और 50 क्वेश्चन में आप लोग अपना ईमानदारी से स्कोर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का कितना रहा। अगर आप लोग का 50 में 35+ स्कोर आ रहा है तो समझ जाइए आप आने वाले एग्ज़ाम को फोड़ के आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोग से कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो इसमें से कौन सा राज्य है जो पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो असम सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली पहाड़ी का जो पश्चिमी छोर है वहां से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी नदी भी निकलती है और माही नदी भी निकलती है, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडल पीक की अवस्थिति है। आप लोग से सैंडल पीक का अवस्थिति पूछ रहा है। तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी है। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी अमरावती है, मूसी भी है, पंचगंगा भी है, वहीं पेन गंगा नहीं है, यानी कि आपका सही आंसर पेन गंगा हो जाएगा। तो पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। पेन गंगा जो है वो आप लोग की गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। गोदावरी की पेन गंगा भी सहायक नदी है और एक वेन गंगा है, वो भी गोदावरी की ही सहायक नदी है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। तो उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? तो उसे लू कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तो विकासशील देश और विकसित देशों में कौन सी जो विशेषताएं हैं वो समान नहीं होती है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति दोनों में समान नहीं होती, बाकी उत्पादकता का निम्न स्तर, निम्न प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद और पूंजी की कमी, ये दोनों में समान होता है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो आप लोग को पता ही है कि जीएसटी लगभग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है? इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो जलवायु जो क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, उसका कारण प्रदूषण भी होता है, ग्रीन हाउस गैस भी होता है और ओजोन क्षरण भी होता है, यानी कि इनमें से सभी आप लोग का सही आंसर है। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफ ट्रिपल सी द्वारा स्वीकार किया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल था, उसे 1997 में यूएनएफ ट्रिपल ट्रिपल सी द्वारा स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। तो इधर अभ्यारण्य दिया हुआ है, इधर उससे संबंधित राज्य है, तो उसको सही सुमेलित करना है। तो देखिए क्या है। पहला,
सिमलीपाल है। क्या है? सिमलीपाल। तो सिमलीपाल उड़ीसा में ही स्थित है। वहीं गिर जो है वो गुजरात में स्थित है। गिर कहाँ है? गुजरात में। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में और सरिस्का राजस्थान में। तो यानी कि एक का एक और दो का चार, एक का एक दो का चार, यानी कि ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर है। देखिए क्या है, सत्य फल ट्रू फ्रूट किस में विकसित होता है? तो जो सत्य फल होते हैं वो अंडाशय में विकसित होते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। कोड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो कोड लीवर तेल विटामिन डी से संबंधित है। निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। निम्न में कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण आप लोग से पूछ रहा है, तो निम्न में से जो है वो आलू है इसका सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो फ्लोएम पानी और खनिजों का परिवहन करता है, ये बिल्कुल गलत दे रखा है। फ्लोएम जो है पानी और खनिजों का नहीं करता है। पानी और खनिजों का जो करता है उसे क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। ज से जल और ज से जाइलम, ये आप लोग को याद करने का ट्रिक है। पानी को जल कहा जाता है और ज से जाइलम होता है, ये आप लोग का ट्रिक है, इसे याद कर लीजिएगा। और फ्लोएम, फ से फ्लोएम और फो से फोटोजेनिक उत्पाद, यानी कि इसे फल भी कहा जाता है। तो फ्लोएम फोटोजेनिक का परिवहन करता है, ये बिल्कुल सही दे रखा है, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लोएम पौधों को सहारा देता नहीं, फ्लोएम पौधों को सहारा नहीं देता, तो ये आप लोग का ऐसे भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, देखिए क्या है। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ अब देखिए, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो स्थलीय जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों से कितनी मात्रा में सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाए 1%। मात्र 1% सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह क्या बनाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड क्या बनाता है? तो वो एसिटिलीन बनाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो जो एन कोष होता है, तो आप लोग को पता ही होगा, के एल एम एन, ये हम लोग का कोष है। तो 2, 8, फिर एम में कितना होता है 18, और एन में 32 होता है। तो इसका एन एन का आप लोग से पूछ रहा है, तो एन का ऑप्शन डी 32 हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिए, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 होता है। तो ये आप लोग का 32 हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। तो ऐसा एक समूह है आधुनिक आवर्त सारणी में जिसमें सभी तत्व क्या है? सभी जो तत्व हैं वो गैस हैं। तो उसी समूह के बारे में आप लोग से पूछ रहा है, तो वो समूह 18 है। समूह 18 में जितने भी तत्व हैं वो सभी के सभी गैस हैं, और गैस भी ऐसे हैं जो अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या मुक्त करते हैं, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो प्रेरक जल में घुलकर OH- आयन देता है, जो कि ऑप्शन डी में है। स्थितिज ऊर्जा का प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गलत कथन का आप लोग से पूछ रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। जी हाँ, बिल्कुल क्रियाशील ऊर्जा है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ये भी सही दे रखा है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी सही दे रखा है। यानी कि सभी असत्य है, ये आप लोग का गलत है। सभी सत्य दे रखा है, तो यानी कि आप लोग से गलत कथन का बारे में पूछ रहा था, तो यही गलत कथन है कि सभी असत्य है, क्योंकि सभी सत्य दे रखा है। निम्न में कौन सी तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो स्थिर जल में पत्थर फेंकने का पर उत्पन्न तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है।
भूकंपीय तरंग में एस तरंग भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। डोरे युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार, वीणा, इसमें जो तरंग होती है उसे भी क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग ही कहते हैं। तो यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। इसमें जो उत्पन्न तरंग होते हैं वो अनुप्रस्थ नहीं अनुदैर्ध्य होते हैं। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र ईपीजेड का सृजन हुआ था। तो भारत में प्रथम ईपीजेड का सृजन जो हुआ था वो कांडला में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में है। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो जो भारतीय चारागाह है और चारा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो वो झांसी में स्थित है, जो कि ऑप्शन सी में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण वो अनुच्छेद 21 में संरक्षित है, जो कि ऑप्शन बी में है। अनुच्छेद 21 ए जो है वो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। वही अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद जो 15 है वो भेदभाव का निषेध है। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई? तो जो सेवा का अधिकार है वो सर्वप्रथम ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी, जो कि ऑप्शन ए में है। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो जो गैर संवैधानिक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हाँ गैर संवैधानिक है। वित्त आयोग गैर संवैधानिक नहीं, ये संवैधानिक है, तो ये नहीं हो जाएगा इसका। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी गैर संवैधानिक है और लोकपाल भी गैर संवैधानिक है। यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 जो कि ऑप्शन सी में है, जो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वें अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो जो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है वो 7वें अनुसूची में है, ये इन्होंने बता रखा है। उसमें भी वो किस सूची का विषय है ये आप लोग से पूछ रहा है, तो वो समवर्ती सूची का विषय है, जो कि ऑप्शन सी में है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो जो राज्य सरकार होते हैं उनका कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है? राज्यपाल होता है। निम्नलिखित में किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। इधर संवैधानिक प्रावधान है, इधर स्रोत है। तो ये संवैधानिक प्रावधान किस किस जगह से लिए गए ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय सरकार का जो है वो हम लोग ब्रिटेन से लिया गया। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, आपात संबंध जर्मनी से और मूल अधिकार अमेरिका से। यानी कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ये हो जाएगा। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर कहलाता था। चारबाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो चारबाग की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशोवर्मन, जो कि ऑप्शन ए है। हुएनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत नहीं, यहाँ पे सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। पहले आप लोग क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, कौन सा कथन सत्य है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हाँ, हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था, सही दे रखा है। हुएनसांग का भ्रमण वृत्तांत सायूकी में वर्णित है, ये भी सही दे रखा है। हुएनसांग ने बौद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य व शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया, ये भी सही दे रखा है। यानी सभी सत्य, ये आप लोग का सही आंसर है। सैंधव सभ्यता के
प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासक किसने किया? तो सर्वाधिक समय तक शासन हमारे शाह आलम द्वितीय जी ने किया था, जो कि ऑप्शन सी में है। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिस्टोनोमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अरिस्टोनोमी का प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है, जो कि शंख होता है, जो कि ऑप्शन ए है। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया? तो इसका सही आंसर गुरु अंगद हो जाएगा। गुरु अंगद ने ही लंगर की जो व्यवस्था अभी तक चलते आ रही है, इसे क्या बना दिया था? अस्थायी बना दिया था। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो राजकीय जो कोषागार था उसे, वो जो पहले कहाँ था? मुर्शिदाबाद में था, उसे वहां से हटाकर कलकत्ता किसने लाया था? तो इसका सही आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो इसका सही आंसर 1906 ईस्वी हो जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय उसका पेरिस में स्थित है। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो जो 49वीं समानांतर रेखा है वो यूएसए और कनाडा के देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन, अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ये अंतिम क्वेश्चन आज आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो मूल राशि जो नहीं है उसे क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। बाकी ताप आप लोग की राशि है, द्रव्यमान भी मूल राशि है और ज्योति तीव्रता भी मूल राशि है। तो सही आंसर इसका डी आयतन हो गया। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन आप लोग के बीच। 50 में आप लोग का क्या स्कोर रहा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये नीचे आप लोग का ये आंसर की है, इसका क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा देता हूँ अभी। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट सेशन आप लोग से मिस ना हो। और आप लोग को पता ही है कि स्टैटिक जीके के साथ साथ मैं वोकैब का भी सीरीज चला रहा हूँ, जो कि रोज शाम को 6 बजे अपलोड होता है। तो रोज शाम को 6 बजे वो वोकैब का भी सेशन देखना ना भूलिए, जिससे आप लोग को एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। आप लोग को पता चल ही गया है कि इंग्लिश और जीके का कितना महत्व हो गया अब एसएससी के एग्जाम्स में। उन्होंने सीजीएल में भी इंग्लिश और जीके का महत्व बढ़ा दिया, सीएचएसएल में भी, और एमटीएस में तो पूरा जो मेरिट बनेगा वो इंग्लिश और जीके पर ही बनेगा। तो उसी सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के बीच इन दोनों का क्लास करवा रहा हूँ। तो इन दोनों को क्लास रेगुलरली लेते रहिए, इससे आप लोग को एग्जाम में काफ़ी फर्क नज़र आएगा। और अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक में भी दिखता होगा कि क्वेश्चंस कितने लड़ जाते हैं। तो यही था आज के वीडियो में, ये आप लोग का टॉप 50 क्वेश्चन मैंने आज का करवा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।